हेलो फ्रेंड्स, हाय। मैं हूँ आपकी अपनी फिया, लेकर आ गई हूँ आपके लिए कहानी अपनी सी प्यारी सी। एंड आई एम सो हैप्पी टुडे बिकॉज आज हल्की सी बारिश ने मुझे छेड़ा है। सीरियसली बहुत दिनों बाद मुझे बूंदों ने छुआ है बारिश की, तो बहुत ही प्यारा एहसास था वो। और आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो भी बहुत ही प्यारी एहसासों से भरी हुई है। किसी न किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा घटता है कि उससे वो बहुत बड़ी सीख ले सकता है। हाँ, कभी कभी हम उस पल, उस क्षण को गंवा देते हैं। उस पल में हम कुछ गलत फैसले ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत जगह ये पढ़ा है, बहुत लोगों से सीखने को मिला है। बहुत लोग, बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि जब भी हम अपने किसी भी इमोशन में सबसे चरम सीमा पर हो, तब हमें कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। हमें कोई भी रिएक्शन नहीं देना चाहिए। अगर हम बहुत ज़्यादा गुस्से में हो तब हमें कोई रिएक्शन नहीं देना चाहिए, कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। और एक हम जब बहुत ज़्यादा खुश हो तब। तो ये चीज़ आप ज़रूर से अपनाइएगा क्योंकि ये बहुत कामयाब तजुर्बा है। ओके, तो जल्दी से आप नीचे प्रेस कर दीजिए सब्सक्राइब का बटन, बीके एंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि फ्री का सब्सक्रिप्शन है। ले लीजिए भी नहीं तो बाद में कहीं पिया ने बताया नहीं था, है ना। तो ये कहानी सुनाने के लिए मैं बेताब हूँ। इस कहानी का नाम है थप्पड़। ओके, जो किसी को नहीं मारना, ठीक है ना। बेवजह, वजह हो तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। ओके, दिस स्टोरी फॉर यू। आज के हालात से मिसेस सीमा कश्यप को लगता था कि उसे रहना चाहिए। हर रोज जिस तरह उस पर वैचारिक प्रहार हो रहे थे, उससे तो साफ था कि छात्र शक्ति के आगे झुकना ही पड़ेगा। हर तरफ उसकी काफी छिछालेदर हो रही थी। राजकीय कन्या महाविद्यालय की शारीरिक शिक्षा की प्राध्यापिका मिसेस सीमा कश्यप ने पहली बार महसूस किया था कि उसे आवेश में आकर यूं अपनी छात्रा को सबके सामने थप्पड़ नहीं लगाना चाहिए था। हालांकि सारी गलती उस छात्रा की थी, लेकिन उसे टीचर होने के नाते थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए था। जमाना वह नहीं रहा कि बच्चों के साथ इतनी सख्ती से निपटा जाए। मामला अनावश्यक ही तूल पकड़ गया था। इन दिनों मीडिया काफी चतुर सुजान होने के साथ साहसी और चंट हो गया है। जिसका डर था वही बात हो गई। एक प्रेस रिपोर्टर का उसे फोन आ गया, जिसने सारे मामले को उसके हक में मोड़ने की कीमत 30,000 रुपए मांगी। सीमा ने तो आवेश में आकर उस पत्रकार को बुरा भला कह दिया था। बस फिर क्या था, सारी पत्रकार बिरादरी हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गई। जिस अतीत को वो भूल चुकी थी, उसे फिर उसके सामने लाया जा रहा था। सारे कॉलेज की छात्राएं बुरी तरह उसके पीछे पड़ गई थी। उन्होंने अपनी कक्षाओं का बिल्कुल बायकॉट कर दिया था। हर रोज गेट पर मीटिंग होती और सीमा और प्रिंसिपल के नाम पर मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते। कल तो गेट मीटिंग बहुत ही उग्र हो गई थी। कई टीवी चैनल इस घटना को कवर करने आ गए थे। छात्राओं ने सीमा का पुतला भी जलाया था। अब तो एक ही शर्त पर अपनी कक्षाओं में वापस लौटने को तैयार थी सारी छात्राएं कि खुद सीमा आकर उनसे माफी मांगे। छात्राओं ने 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया था। शिक्षा विभाग के उपनिदेशक ने खुद आकर छात्राओं को आश्वासन दिया था कि वो संबंधित टीचर से इस मामले की जांच करेंगे। सीमा ने तो उस दिन के बाद खुद को स्टाफ कॉलोनी के अंदर घर में कैद कर रखा था। स्टाफ के अन्य मेंबर रोजाना की खबरें उसे देती रहती। हर रोज प्रिंसिपल मैडम भी उसके घर आती थी। शुरू में मैडम का अनैतिक बल सीमा को मिल रहा था, क्योंकि ये मामला सारी टीचर बिरादरी के लिए इज्जत का सवाल बन चुका था। बाकी के स्टाफ का भी यही मानना था कि यूं छात्राओं के सामने जाकर गिड़गिड़ाने से टीचर का मान सम्मान तो धूल में मिल जाएगा। कई बार सीमा ने सोचा कि क्यों ना वो ये नौकरी छोड़ दे। उसकी लिखी पाठ्य पुस्तकों से उसे इतनी रॉयल्टी तो मिलती है कि उस अकेली जान का गुजारा हो सकता है। यहाँ सरकारी नौकरी से काफी पैसा मिलेगा उसे। कहीं दूसरी जगह नौकरी मिल जाएगी। फिर अगले पल वो घबरा गई। उम्र के इस मोड़ पर कहाँ जाएगी वो। यहाँ पिछले 20 सालों से वो आराम से रह रही थी। स्टाफ कॉलोनी में अच्छी इज्जत थी उसकी। यहाँ से नौकरी छोड़ेगी तो वापस अपने आवास की समस्या खड़ी हो जाएगी। कॉलेज की हर तरफ से बदनामी होने के कारण प्रिंसिपल मैडम के रुख में कुछ अंतर आ गया था। शायद विभाग के ऊपर वाले अफसरों ने मैडम को सीमा पर दबाव बढ़ाने के लिए कहा था। कल तो प्रिंसिपल मैडम ने सीमा को साफ ही कह दिया था कि अब या तो टीचर भी छात्राओं के सामने आंदोलन पर उतर आए, या सीमा को खुद ही बड़प्पन दिखाकर छात्राओं से माफी मांगकर सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना चाहिए। किसी को तो पहल करनी ही होगी ना। आज की पीढ़ी तो झुकने से रही।
अब हर तरफ बहुत खुलापन हो गया है। माँ बाप भी अपने बच्चों को झिड़क नहीं सकते। सीमा पर अब हर तरफ से दबाव बन रहा था, उसे झुक जाना चाहिए। ऐसे ही जीने मरने का प्रश्न उसके लिए तब खड़ा हो गया था जब उसकी शादी हुई थी। ऐसी ही नौबत उसके पति विवेक के साथ आई थी। उस समय भी हालात बिल्कुल सीमा के खिलाफ हो गए थे। तभी ऐसा ही कोहराम मचा था घर बाहर। मन के भीतर जोरों की झंझावत और जी को उमेटती हुई काली आंधियां चल रही थी जब उसे विवेक कश्यप से प्यार हुआ था। उन दिनों समाज में लड़कियों को फिजिकल एजुकेशन जैसे कोर्स करवाना अच्छा नहीं समझा जाता था। सीमा ऊंची लंबी गोरी स्मार्ट लड़की थी। पिता फौज में कर्नल थे। वो अपनी लाडली बेटी को इंटरनेशनल लेवल की टेनिस स्टार बनाना चाहते थे। सीमा खेल कूद में बहुत आगे थी। कॉलेज में ही नेशनल लेवल तक पहुंच गई थी वो। पिता के दिल के दौरे के कारण अचानक मृत्यु होने पर सीमा के जीवन में भारी उथल पुथल मच गई थी। दिल्ली में अच्छे कोच थे, मगर अब मजबूरी वश उसे दिल्ली शहर छोड़कर जाना था। यहाँ छोटे पुश्तैनी शहर में माँ ने शिफ्ट कर लिया था। उसे दिल्ली में हॉस्टल में ही रखने के बारे में भी विचार हुआ, मगर उसके छोटे भाइयों की पढ़ाई के भी इतने खर्चे थे। सो माँ ने उसे समझाया कि खेल को अब वो करियर नहीं बल्कि अच्छी नौकरी पाने के लिए इस्तेमाल करे। सीमा का शैक्षणिक प्रोफाइल भी इतना शानदार था कि वो फटाफट स्थानीय कॉलेज में फिजिकल एजुकेशन के लेक्चरर बन गई। फिर उसे गोल्ड मेडल के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन मिल गया और पंजाब यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट करके यहाँ चंडीगढ़ के अच्छे कॉलेज में फिजिकल एजुकेशन की विभागाध्यक्ष बन गई। स्टाफ कॉलोनी में भी उसे बड़ा सा घर मिल गया था। अच्छे घरों में से रिश्ते आने लगे थे। वो इतनी सुंदर थी कि लगता था जैसे हाथ लगाते ही मैली हो जाएगी। यूथ फेस्ट में विवेक कश्यप से उसकी मुलाकात क्या हुई कि वो तो पहली बार देखते ही उसे दिल दे बैठा था। कॉलेज के उत्सव में वो मुख्य अतिथि था। क्या तेज था उसके चेहरे पर। आईएएस अधिकारी विवेक कश्यप से मिलकर सीमा बहुत दिनों तक सातवें आसमान पर उड़ती रहती। उसे यकीन नहीं था कि 2 सप्ताह में ही बात शादी तक पहुंच जाएगी। उसकी उड़ान वहां तक नहीं थी। उसने शादी के लिए मना कर दिया। इस घटना के 3 साल तक सीमा और विवेक के बीच कोई बात या मुलाकात नहीं हुई। विवेक यहाँ से प्रमोट होकर उपायुक्त बनकर किसी अन्य जिले में चला गया। सीमा के मन में उसके लिए कुछ नहीं था। सब कुछ भुलाकर वो अपने काम में लगी रही। एक बार फिर उसका सामना हुआ विवेक से। परिवार की एक शादी में वो दिल्ली गई तो वहाँ विवेक भी मिला उसे। विवेक ने अभी तक शादी नहीं की थी। सीमा के चाचा ने विवेक और सीमा के रिश्ते की बात चलाई तो विवेक ने कहा कि पहले सीमा से पूछ लो, तभी कोई बात आगे बढ़ाई जाए। सीमा की मम्मी ने सीमा की हाँ करवा ली थी। शादी के पहले साल कोई दिक्कत नहीं आई, न सीमा को और न विवेक को। घर परिवार वालों के पास आने जाने में ही समय गुजर गया। सीमा ने कॉलेज से छुट्टियां ले रखी थी। 6 महीने बाद कॉलेज से फ़ोन आने लगे कि बच्चों के कोर्स अधूरे हैं, सो जल्दी कॉलेज ज्वाइन करो। दबे मन से विवेक के घर वालों ने सीमा से कहा कि उसे अब नौकरी की ज़रूरत क्या है, रहने दो। सीमा ने तर्क दिया कि उसकी कई किताबें कोर्स में लगी हुई है, वो नौकरी तो छोड़ नहीं पाएगी। शादी से पहले ऐसी कोई बात तो हुई नहीं थी कि नौकरी छोड़नी है। उसने विवेक से भी 2 टूक बात की। देखो विवेक, आजकल ज़माना बहुत बदल गया है। आज औरत के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। इतने सालों की तपस्या के बाद मैंने समाज में अपने लिए एक सम्मानित पद प्राप्त किया है। स्पोर्ट्स मेरे लिए एक करियर नहीं बल्कि एक जुनून की तरह है। नौकरी तो मैं किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकती। विवेक कोई बहस नहीं कर सका। सीमा ने कॉलेज ज्वाइन कर लिया। उसके ससुराल वालों ने विवेक के लाख कान भरे, मगर उनके रोमांटिक जीवन में 2-3 साल तक कोई फर्क नहीं पड़ा। दोनों पिछली पीढ़ी की पिछली सोच से वाकिफ थे। विवेक को जब दिल्ली जाना पड़ा तब असली दिक्कतें शुरू हुई। वहाँ केंद्रीय सचिवालय के एक मंत्रालय में उसकी तैनाती हुई थी। दिल्ली चंडीगढ़ के बीच का ये 250 किलोमीटर का फासला नव दंपत्ति के लिए बहुत था। सीमा की सप्ताह में एक ही छुट्टी होती थी। उसने अपनी सारी छुट्टियां शादी के पहले साल में ही खत्म कर दी थी। विवेक उसके पास कुछ समय आकर रहता तो उसके घर वालों की अजीब सी बातें सुननी पड़ती थी सीमा को। कुछ समय बाद विवेक ने भी महीने में 1 दिन के लिए सीमा के पास आना शुरू कर दिया।
5 साल हो गए थे उनकी शादी को, लेकिन अब तक उन्हें कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई। ससुराल पक्ष ने विवेक के कान में जहर भरना शुरू कर दिया तो उसका ईगो भी जाग उठा। अब हर बार वो सीमा के पास आता तो एक ही रट लगाता कि सीमा नौकरी छोड़ दो और उसके पास आकर दिल्ली में रहो। फासले बढ़ते जा रहे थे। एक मोड़ ऐसा आया कि दोनों ने एक दूसरे के पास आना जाना ही छोड़ दिया। कोई खुलकर विवाद भी नहीं हुआ, दोनों एक दूसरे को झुकाने पर तुले हुए थे। इस दौरान क्या कुछ नहीं हुआ। सीमा की मम्मी को हार्ट अटैक हुआ और विवेक ने आने की जरूरत भी नहीं समझी। दोनों के बीच संदेह और बेरुखी की खाई बढ़ती ही जा रही थी और सीमा ने भी इंतजार करना छोड़ दिया था। खेलकूद विषय में उसने किताबें लिखनी शुरू कर दी। वो कामयाब होती चली गई। जब विवेक ने ही उसकी सुध लेनी छोड़ दी तो फिर सीमा कैसे बेशर्मी के साथ उसके पास जाती। अब कॉलेज में थप्पड़ विवाद के बहाने मीडिया ने सीमा कश्यप की बीती जिंदगी की कड़वी कहानी एक बार फिर लोगों के सामने लानी शुरू की तो सीमा बुरी तरह कांप उठी। उसने सोचा था कि उसका अतीत बरसों पहले कहीं दफन हो चुका है। सारी रात वो सो नहीं पाई। सोचती रही कि क्या लगातार क्रोध और आवेश में रहकर जीवन को सहजता से जिया जा सकता है। विवेक ने उससे कभी जोर जबरदस्ती नहीं की। खुद सीमा नहीं, पहले दिन से अपनी सुंदरता और गर्व के कारण विवेक को हमेशा झुकाने की कोशिश की थी। क्या वो विवेक को माफ नहीं कर सकती? सीमा सोचने लगी कि अच्छा हो कि अब वो नौकरी छोड़कर विवेक के पास चली जाए। फिर उसे ख्याल आया कि जीवन में से भागकर कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। जिस लड़की को उसने सरेआम 20 लड़कियों के सामने थप्पड़ मारा, उसके आत्मसम्मान को भी तो ठेस पहुंचाई थी। अगर उसे सॉरी कह देगी तो छोटी नहीं हो जाएगी वो। अगर वो आज भी विवेक को सॉरी कह देगी तो उसे पक्का यकीन था कि वो उसे माफ कर ही देगा। सारी रात जागते ही कटी और सुबह उठकर भी सीमा अपने उसी फैसले पर अड़िग थी। वो माफ करेगी तभी उसे माफी मिलेगी। प्रिंसिपल मैडम को जैसे ही उसने अपना फैसला सुनाया तो वो खुशी के मारे चीख उठी। थैंक्स सीमा, थैंक्स, तुमने हमें बचा लिया। मैडम फटाफट उसके घर आई। अंदर उसने देखा कि सीमा फोन पर किससे बातें कर रही थी और खुश नजर आ रही थी। मैडम को उसने विवेक का सारा किस्सा सुनाया। अब हर तरफ से काली घटाएं छट चुकी थी। देर से ही सही, मगर वो माफ कर देने के पीछे छिपे मर्म को महसूस कर चुकी थी। अपनी डायरी में लिखा एक आशार उसे याद आ गया। अब मुझको चैन है तो सबको करार है। दिल क्या ठहर गया कि जमाना ठहर गया। वो तेजी से प्रिंसिपल मैडम के साथ कॉलेज की तरफ जा रही थी। आपने सुनी ये कहानी बीके एंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल पर। बहुत ही प्यारी कहानी है, दिल को छू लेने वाली, और हर कहानी के पीछे कोई ना कोई राज छिपा होता है। इट्स अ रियली वंडरफुल स्टोरी, सो प्लीज गिव अ बिग फैट थम्स अप टू दिस स्टोरी। शेयर तो आप करते ही, मुझे मालूम है, और लाइक आप करेंगे, है ना? तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना आपको ये कहानी कैसे पसंद आई, अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी, और नहीं अच्छी लगी तो क्यों नहीं लगी, और अच्छी लगी तो क्यों लगी। ओके, नई कहानी के साथ आपकी अपनी पिया वापस आती है। सब्सक्राइब का बटन नीचे है, जल्दी से प्रेस कर दो। फ्री सब्सक्रिप्शन है, ले लो जल्दी से। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू मिस मी। आई लव यू सो मच, मिस यू सो मच, थैंक यू।